नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पे। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट पार्ट 3। मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करा चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरे बेसिक्स पढ़ाए थे। पार्ट 2 में मैंने कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस कराए थे आपको। उसके अलावा मैंने बताया था कि जिन क्वेश्चंस में डिस्टेंस के साथ टर्निंग एंगल्स में दी जाती है उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, और आपको अगर रूट में डिस्टेंसेस दिए जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए थे। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम करेंगे लेंथी क्वेश्चंस। लेंथी क्वेश्चन मतलब काइंड ऑफ पजल टाइप के क्वेश्चंस, जिनसे बड़ी सी स्टेटमेंट होती है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है और फिर उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो फॉर्मेट है, एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है बोर्ड पे आपके सामने, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग में चाहे वो आईबीपीएस के एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसबीआई के हैं, आरबीआई के हैं, सेबी का है, कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, अगर उसका प्रीलिम्स दोगे तो उसके प्रीलिम्स में डायरेक्शन टेस्ट के अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और वो 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक स्टेटमेंट दी होती है लंबी सी, और उससे ही उसको पढ़ो, अच्छे ढंग से फिगर ड्रॉ करो और उसी से रिलेटेड फिर 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि जैसा कि आप जानते हैं आईबीपीएस पीओ 2020 में टोटल वैकेंसीज सबसे पहले आई थी 1300 समथिंग, पर एग्जाम कंडक्ट होने से पहले एक और बैंक ने वैकेंसीज अपनी अनाउंस कर दी और वो हो गई 1417। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, डिटेल में नोटिफिकेशन शेयर किया था। और फिर मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईबीपीएस पीओ 2020 की कैसे तैयारी करें, प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे सेक्शंस को अप्रोच करना है, रीजनिंग में क्या करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, इवन मैथ्स और इंग्लिश के बारे में भी मैंने आपको बताया था। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, खासकर उनको जो बच्चे पीओ बनना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। सो अब क्या हुआ, जब आप नोटिफिकेशन देखोगे, कभी भी आप आईबीपीएस का नोटिफिकेशन देखो, जब उसमें वो वैकेंसीज अनाउंस करते हैं तो जिन बैंक्स ने बता दिया होता है कि हमारे यहाँ पे अनरिजर्व्ड इतनी है, एससी एसटी इतनी है, ओबीसी इतनी है, उसके अलावा 2 कॉलम्स रहते हैं। कुछ कॉलम्स में 0 लिखा होता है। आप ध्यान दे, आप अभी नोटिफिकेशन देखिएगा उसमें देखना बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने 0 लिखा है। 0 का मतलब उस बैंक ने बता दिया है पैनल को कि इस साल वैकेंसीज अनाउंस नहीं की है हम लोगों ने, या हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। उसके अलावा कई जगह लिखा होता है एनआर। एनआर का मतलब नॉट रिपोर्टेड। तो नॉट रिपोर्टेड का सीधा सा मतलब ये है कि अभी बैंक ने बताया नहीं है कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, वो कैलकुलेट कर रहा है और हो सकता है नियर फ्यूचर में वो बैंक को बताए। सो क्या होता है कि कभी भी अगर प्रीलिम्स कंडक्ट होने के बाद अगर कोई बैंक वैकेंसीज अनाउंस करता है तो क्या है, जैसे पैनल आपको पता है कि प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों को पास करता है मेंस में, इवन मेंस के बाद जब इंटरव्यू में भेजता है तब रखता है वो अप्रोक्सीमेटली 9 या 10:1 का रेशो। ठीक है, 10:1, लगभग 10 गुना ज़्यादा बच्चे पास किए जाते हैं मेंस में जिनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, जितनी भी वैकेंसीज हैं। तो सोचो प्रीलिम्स में किस रेशो में आगे पास करते होंगे। सो क्या करते हैं, बीच में अगर कोई बैंक अनाउंस कर देता है अपनी वैकेंसीज तो वो उन्हीं प्रीलिम्स में जिनको पास किया था उन्हीं में एडजस्ट कर देते हैं। बट अभी क्या हुआ कि कैनरा बैंक, देखो टोटल वैकेंसीज मैं आपको लिख के बताता हूँ, टोटल वैकेंसीज अभी थी 1417। ठीक है, और कैनरा बैंक ने पीओ का एग्जाम कंडक्ट होने के बाद प्रीलिम्स हुआ था हमारा 3 अक्टूबर, 10 और 11 इन तारीख को हुआ था 2020 पीओ का प्रीलिम्स। ठीक है, 4 शिफ्ट्स हुई थी ईच डे और इसमें पास कर दिया। इसके बाद कैनरा बैंक ने अनाउंस की 2100 वैकेंसी। सिर्फ एक बैंक ने, सारे बैंक की मिलके थी इतनी और 2100 इतनी। सो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए पैनल ने सही नहीं समझा कि मैं एडजस्ट कर दूं इतनी ह्यूज वैकेंसीज को भी उन्हीं बच्चों में। सो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट अनाउंस की है आज ही। ठीक है, आप उनकी साइट पे जाके देखो ibps.in पे, उन्होंने बोला है कि वैकेंसीज अपडेट हो गई हैं। सो जिन बच्चों ने पिछली बार ये जो वैकेंसीज आई थी और रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी अगस्त में, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, किसी रीज़न से भूल गए थे या नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक फ्रेश चांस है। कल से आपकी अप्लाई करने वाली विंडो ओपन हो जाएगी, 10 डेज तक वो ओपन होगी। सो जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2020 के लिए। ठीक है, और जो अभी बच्चे अप्लाई करेंगे उनका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 5 और 6 जनवरी 2020।
2021 में। सो अब आई होप पैनल क्या करने वाला है कि जिन बच्चों ने प्रीलिम्स दे दिया है अभी, ठीक है, अक्टूबर में, उन बच्चों का रिजल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली वो इनके बाद ही निकालेगा, ठीक है। तो जब ये बच्चे हो जाएंगे, एग्जाम दे देंगे, तो कंबाइंड रिजल्ट आएगा, कंबाइंड कट ऑफ आएगा और फिर उसके बाद मेंस होगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि इस बार 1 अप्रैल 2021 को प्रीलिम्स वो पीओ का फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब जनवरी में प्रीलिम्स कराएंगे उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेंस होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होंगे। सो इस रीज़न से ये पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि इस बार इन्होंने जो बच्चे अप्लाई करेंगे ना, ये जो फ्रेश विंडो खुली है अप्लाई करने के लिए, इसमें जो बच्चे अप्लाई करेंगे उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि वही बच्चे अप्लाई करें जिनके 11 नवंबर 2000, लिख देता हूं, जिनके 11 नवंबर 2020 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और जिन बच्चों ने मिस कर दी थी, सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करें, पिछली बार जो नहीं कर पाए थे। अब 2 सवाल आते हैं कि जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था पर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो और उनका एडमिट कार्ड भी आया था पर वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, तो क्या हम फिर से फिल करें? जी नहीं, आप फिर से फिल नहीं करेंगे। आप एक बार फिल कर चुके हैं, आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया था पैनल ने, आप नहीं दे पाए, आपकी मिस्टेक है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये कि जिन बच्चों ने, सपोज़ कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ अक्टूबर का, तो हम फिर से अप्लाई कर देते हैं, फिर से एडमिट कार्ड आएगा तो देंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर जाके वो बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो भी कंसीडर ना हो और नया वाला भी कंसीडर ना हो। सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करें जिन्होंने पहले मिस कर दिया था, अप्लाई किया ही नहीं था, और जिनकी ग्रेजुएशन 11 नवंबर 2020 तक कंप्लीट हो जाएगी। सो ये है न्यूज़ स्टोरी जो कि पैनल द्वारा आज ही अनाउंस की गई है, आज मतलब 27 अक्टूबर 2020। और आप देख लें, अब वैकेंसीज काफ़ी हो गई हैं, कहाँ 1400 थी पूरे इंडिया के लिए और कहाँ 2100 नई एड ऑन हो गई हैं। सो जिन बच्चों से गलती से मिस हो गया था या जो सीरियस नहीं थे, उन्हें लग रहा था टाइम कम है, अब उनके लिए टाइम भी है। आपको देखो, आपका होगा 5 और 6 जनवरी को एग्जाम, तो 2 महीने पूरे हैं, अच्छे ढंग से मेहनत करो, बहुत अच्छा मौका मिला है, इसे ग्रैब करो, ठीक है। सो और एक और मजे की बात यह है कि आज की जो क्लास है ना, ये भी काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव है फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे बैंकिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, जैसे प्रीलिम्स में आते हैं 2 से 3 नंबर के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों मैंने कहा था कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करते टाइम या पजल्स को करते टाइम डायरेक्शन टेस्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रो वाले क्वेश्चन देते हैं या इनसाइड आउटसाइड वाले सर्कल के क्वेश्चन देते हैं तो राइट लेफ्ट तो पता होना चाहिए, डायरेक्शंस पता होनी चाहिए थोड़ी सी। सो वो सब भी हम देख लेंगे। सो शुरू करते हैं फटाफट से हम ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये IBPS PO 2017 के प्रीलिम्स में आ चुका है फॉर 3 मार्क्स। देख लो, स्टेटमेंट दी है, फिर 3 सवाल पूछे गए हैं, और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी 2 तो फिर भी इजी है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले कहा है PQRS TNU 6 दोस्त हैं। ये जो Q है, ये Q कहाँ पर है? Q इज इन द ईस्ट ऑफ P एंड वेस्ट ऑफ R। ये जो Q है, यहाँ बनाया मैंने Q, ये जो Q है ये कहाँ है? इज इन द ईस्ट ऑफ P। अगर ये P के ईस्ट में है तो इसका मतलब P यहाँ होगा। अब देखो, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है दैट ऑल आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस, सब बराबर दूरियों पर बैठे हैं, ये नहीं पता। पर हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि स्केल लेके जाएं, वहाँ पे बनाएं बराबर दूरी। तो हम क्या करते हैं, रफ लाइन्स ड्रॉ करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली इन्हें इक्वल डिस्टेंसेस पे बिठाने की कोशिश करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ इतना डिस्टेंस पे बिठा दिया। Q इज इन द ईस्ट ऑफ P एंड वेस्ट ऑफ R, और यही Q कहाँ पर है? वेस्ट ऑफ R, यानी कि R कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये तीनों एक लाइन में है। ये जो Q है ईस्ट ऑफ P है एंड वेस्ट ऑफ R है। आगे बढ़ते हैं। U इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ R। वो जो U है वो कहाँ पर है? साउथ वेस्ट ऑफ R। अब R का साउथ वेस्ट होता है तिरछा। अब आप कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करें? देखो, जब आपने इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस लिया है, इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस लिया है, तो आप ऐसा तो लगभग नहीं कर सकते ना कि आप U को यहाँ ले जाएं। अरे वो दोस्त है, ठीक है। अब ये जो U है, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि भैया उसको कुछ बीमारी हो रखी है, उसको दूर भगाओ, कोड हो रखा है, ऐसा तो है नहीं। जब यहाँ पे हैं 6 दोस्त, तो यहाँ पे आप यहाँ रख लो, U को यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, तिरछे में कहीं पे भी रख लो, पर रखो इसी रेंज में, है ना, उसको अलग से मत भेजो दूर। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली, चलो यहाँ पे रख लिया U को,
तिरछा डिस्टेंस, ठीक है। सो ये हो गया U इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ R। फिर कहे P है यहाँ पे, P इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ S। ये P खुद कहाँ है? साउथ ईस्ट ऑफ S, दक्षिण पूर्व में है S के। दक्षिण पूर्व होता है ये तिरछा एरो, ठीक है। ये होती है हमारे पास 4 डायरेक्शन और ये होते हैं तिरछी डायरेक्शंस। तो ये आता है साउथ ईस्ट। तो ये है साउथ ईस्ट में किसके? P है साउथ ईस्ट में S के। तो यहां कहीं होगा S और इसके साउथ ईस्ट में हो गया P। यहां तक क्लियर है? अब आप ये पॉइंट देखो लास्ट वाला ध्यान से, T इज इन द नॉर्थ ऑफ Q। अब ये जो Q है इसके नॉर्थ में है T। रफ लाइंस जब ड्रॉ करोगे तो यहां कहीं रफली आपने मान लिया इसको बराबर डिस्टेंस पे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली, और वो भी आप जल्दी जल्दी करोगे तो टाइम नहीं होगी, मेजरमेंट्स लो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बना दिया T इज इन द नॉर्थ ऑफ Q। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले बोला गया है हु इज टू द फार्थेस्ट ईस्ट, सबसे ज्यादा पूर्व की ओर कौन है। यहां पर चलो इन दोनों क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। सबसे ज्यादा, सपोज हमसे पूछा सबसे ज्यादा पूर्व की तरफ कौन है, तो पूर्व की तरफ तो डेफिनेटली R है। और हमसे अगर पूछते हैं सबसे ज्यादा वेस्ट की तरफ कौन है, सबसे ज्यादा वेस्ट की तरफ कौन है, तो देखो इनमें सबसे ज्यादा वेस्ट की तरफ है S। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर व्हाट इफ मैं इस U को यहां बना दूं, अगर वो U को यहां बनाएगा तो मैं कहूंगा कि यहां बोर्ड से बाहर ही बनाता हूं S को उस तरफ, तो ये तो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी ना। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस तो नहीं लेंगे पर लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली उन्हें ऐसे थोड़ा सा मतलब जो डाइजेस्ट हो जाए इतने डिस्टेंस में उन्हें बिठाएंगे। सो यहां पे सबसे ज्यादा वेस्ट की तरफ है S और सबसे ज्यादा ईस्ट की तरफ है R, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा ईस्ट की तरफ हो गया R और सबसे ज्यादा वेस्ट की तरफ हो गया S। अगला देखो, U इज इन द विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू P। ये जो U है वो किस डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू P। अब यहां पर जब ये R से तिरछा था, नीचे था, एक लाइन में तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। अब यहाँ पर U कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ये जो मैं रेड डॉट्स बना रहा हूँ इनमें से U कहीं पर भी हो, ये पूरा का पूरा सर्कल P के रेफरेंस में कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में है। पूरा सर्कल P के रेफरेंस में कहाँ है? साउथ ईस्ट में है। इसलिए ये U कहाँ आएगा P के रेफरेंस में? ये U आएगा साउथ ईस्ट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर, दूसरा क्वेश्चन क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। मैंने कई बार बैंक पीओ के बैचेस में क्लासेस लेते समय डायरेक्शन टेस्ट जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं ये सवाल पूछता हूँ अक्सर, खासकर ये वाला। इसमें बिलीव मी 90% स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं। जब मैं कहता हूँ ये जो T है ये कहाँ पर है विद रेस्पेक्ट टू S, तो बच्चे कहते हैं सर ईस्ट। ईस्ट आप कैसे बोल सकते हो? आपको क्या पता कि ये T और S बिल्कुल एक ही लाइन में है। मैंने आपको बताया था कि ईस्ट सिर्फ परफेक्ट होता है, हल्का सा भी ऊपर है नॉर्थ ईस्ट, हल्का सा भी नीचे है साउथ ईस्ट। अब आप बताओ ये आपको कैसे पता चलेगा कि जो T है ये परफेक्टली है? अब वैसे भी अगर आप इक्वल लाइन में मानते हो तो तिरछा अलग होता है और स्ट्रेट अलग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लमसम डिस्टेंस लेते हो, एक रफ डिस्टेंस लेते हो जो आसपास बिठाते हो, पर आप बिल्कुल यहाँ पे माइन्यूट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। सो ये S अगर थोड़ा सा भी, ये T अगर थोड़ा सा भी इस S की सीधी लाइन से ऊपर है तो ये इसके रेफरेंस में, S के रेफरेंस में नॉर्थ ईस्ट है, और ये T अगर इनकेस बिल्कुल सीधी लाइन में है तो ये ईस्ट है, और ये T अगर थोड़ा सा भी नीचे है S के रेफरेंस में तो ये साउथ ईस्ट है। इस रीजन से ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर बनता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। सो ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमेशा ऐसा ही होता है कि स्टेटमेंट दी जाती है, उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं था। अगला हम एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ इस टाइप का जिसमें डिस्टेंस भी होंगे। सो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा IBPS के रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम में आया है 2019 में। इस क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस गिवन है। सबसे पहले कहा है A इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ Z। तो हमने क्या किया, यहाँ बनाया Z, इसके नॉर्थ में रखा। अब आप ध्यान से देखो 20 मीटर की लाइन मैंने इतनी बनाई है, इसके पैरेलल में 20 से बड़ी होगी तो बड़ी बनानी पड़ेगी, 20 से छोटी होगी तो छोटी बनानी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे रखा A। उसके बाद देखो
फिर कहता है B इज 60 मीटर टू द ईस्ट ऑफ Z, इसके 60 मीटर में है B, ये है 20 और ये है 60। उसके बाद कहा गया है B इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ J, B जो है ये रहा B इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ J। अब ये भी 20 मीटर था तो एग्जैक्ट J के 20 मीटर्स में है B, तो याद रखना ये दोनों 20 है ना, तो ये A और J एक लाइन में होंगे और 60 के में डिस्टेंस होगा। फिर कहा है Q इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ A, Q को बनाया A के वेस्ट में 5 मीटर, ठीक है, ये लाइन बना दी 5 की, Q आ गया। R इज 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S, R इज 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S एंड S हु इज, यहाँ पे क्या किया है S तो यहाँ पे है नहीं गिवन, तो यहाँ पे बोला है R इज 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S, और ये S खुद कहाँ पर है, वो हु किसके लिए है, S के लिए है। S हु इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ P, तो जो S है वो B के, ये है S और ये है 5 मीटर, ये सब मीटर्स हैं। तो ये जो S है ये खुद कहाँ पर है 5 मीटर टू द साउथ ऑफ B, और इस S के रेफरेंस में R कहाँ पे है 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S, 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S, यहाँ हो गया R। अब ध्यान से देखो 20-20 है तो AJ एक लाइन में होंगे, 60-60 है तो ये Z और ये R एक लाइन में होंगे। अब फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ W वॉक्स 5 मीटर्स टूवर्ड साउथ ऑफ S, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन J एंड W। कहता है अगर W वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड साउथ ऑफ S, अच्छा एक W नया इंसान है जो इस S से, ये मैं रेड मार्कर से चलाता हूँ, ये W एक नया इंसान है जो अगर S के साउथ में जाए 5 मीटर, ये आ गया W S के साउथ में 5 मीटर, तो बोला है डिस्टेंस बिटवीन J एंड W, ये रहा J ये रहा W, 25 और 5 30, यानी इसका आंसर कितना हो गया 30 मीटर्स डिस्टेंस है J और W में। उसके बाद कहा गया है Q इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू S, ये जो Q है वो S की रेफरेंस में कौन सी दिशा में है, तो S से तिरछा एरो क्या बनता है, ये बनता है नॉर्थ वेस्ट, इसलिए इसका आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। अगला बोला है डिस्टेंस बिटवीन A एंड R, A ये रहा, R कहाँ पर है, R ये रहा। अब हम जानते हैं A Z और R एक ही लाइन में, ये 20 था और ये 5 था, तो ये डिस्टेंस हो गया 5, तो 20 और 5 कितना हो गया 25। देखो आप कितना इजी है, और 3 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे जल्दी से। अगर आपने बस यहाँ पे क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, पर्सन्स को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही जगह पे प्लेस करना है, फिर जो क्वेश्चंस हैं वो तो ऑब्वियसली करेक्ट हो ही जाएंगे। जल्दी से हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है देखो काफ़ी लेंदी है, ये इसी साल आया है PO 2020 में, अभी जो प्रीलिम्स हुआ था IBPS PO 2020 का, उसी में आया है, शायद 10th या 11th किसी शिफ्ट में आया है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। इससे भी 3 सवाल पूछे गए थे, मैंने एक लिखा है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें बताया है कि जो 5 ऑप्शंस हैं इनमें से 4 एक जैसे हैं, कोई एक डिफरेंट है, तो ऑड वन आउट बताना है। बाकी 2 नॉर्मल क्वेश्चन थे वो आपसे हो जाएंगे। बेसिकली स्टेटमेंट ही मेन है, अगर आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही फिगर बनाई तो क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे। सो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम P towards Q which is 15 मीटर ईस्ट ऑफ P। सपोज ये है P, इससे 15 मीटर ईस्ट में है Q। फिर कहता है ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर टू रीच पॉइंट R। राइट टर्न, ठीक है, इस तरफ फेस है तो राइट टर्न नीचे होगा, ये हुआ राइट टर्न, और ये है 20 मीटर और यहाँ पे पहुँचा टू रीच R। ओके, फ्रॉम R ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर टू S। यहाँ से लेफ्ट टर्न, नीचे को आ रहा था साउथ की तरफ, तो लेफ्ट टर्न ये होगा और 15 मीटर चल के पहुँच गया S पे, ये है S। देन अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर्स टू पॉइंट T। यहाँ से लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न ऊपर होगा, देखो 20 की लाइन है, मुझे 10 चलाना है, तो लगभग इसका आधा, ये हो गया T, 10 मीटर यहाँ पे पहुंचे हैं। देन ही टर्न्स, ऑब्वियसली T के लिए कहा जा रहा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर टू रीच U। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, ध्यान से देखो ये 15 है, ये 15 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, और वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है 20, तो 15 को क्रॉस करके जाएगा,
ठीक, यहाँ कहीं ये हो गया 20 और ये पहुंचा U पे, यहाँ पे है U इस बिंदु पे। उसके बाद कहता है ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर। ध्यान से देखो, ये 20 है, ये 10 है, यहाँ से राइट टर्न लेता है। इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने गड़बड़ियाँ की होंगी, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट टर्न थोड़े खिचमिच करा रखे हैं, इस रीजन से जल्दबाजी में गलती हो सकती है। हमसे कहा गया है टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच V। ये है 5 मीटर और ये है V यहाँ पे। उसके बाद कहा गया है फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न टू रीच पॉइंट W विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम V। अब आप देखो, यहाँ से यहाँ तक 20 था, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके 10 मीटर चल के वो कहाँ पहुँचा, W यहाँ पर। 10, ये 5 एक्स्ट्रा था, टोटल 20 था। तो ये जो P है, ये P और ये W, ये एक ही लाइन में होंगे, ये आप ध्यान से बनाइएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे लेंदी भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि आपको बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा कहाँ पर है, लाइंस बिल्कुल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेंगी, तभी ये क्वेश्चन ठीक होगा। अब इस क्वेश्चन में पहला सवाल जो हमसे पूछा है, कहा है इन 5 में से 4 एक जैसे हैं, कौन सा है जो उनसे अलग है। तो W और V, W और V स्ट्रेट लाइन में है। फिर है U और T, ये भी एक स्ट्रेट लाइन में है, जिसमें से U लेफ्ट और T राइट, W लेफ्ट V राइट। उसके बाद बोला है RP, R यहाँ P, हाँ ये है तिरछा। RS अगर आप देखेंगे तो RS भी एक ही लाइन में है, ये वेस्ट में, ये ईस्ट में, और PQ भी एक लाइन में होंगे, PQ भी एक लाइन में है, वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये 1 2 D और E, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, एक जन लेफ्ट में, पहला वाला लेफ्ट में और राइट साइड वाला राइट में। एक ही ऑप्शन है C, जिसमें R और P तिरछे हैं, इसलिए इसका आंसर है C, अलग है बाकी चारों से। बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें से एक में डिस्टेंस पूछा था इसका, P से W का, तो ये टोटल 20 था, ये 10, ये 5, तो ये आ जाएगा 5 मीटर्स। और एक किसी की डायरेक्शन पूछी थी किसी के रेफरेंस में। सो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली डिटो कॉपी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पीओ के प्रीलिम्स में और क्लर्क के तो कभी कभार मेंस में भी देखने को मिल जाते हैं। सो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छे ढंग से समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट का, बेसिक लेवल का, जिसमें मुझे आपको ये सिखाना है कि डायरेक्शन टेस्ट इनडायरेक्टली कैसे यूज होता है सिटिंग अरेंजमेंट में। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सिटिंग अरेंजमेंट की रो वाली वैरायटी का एक क्वेश्चन, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्टली डायरेक्शन टेस्ट के बेसिक्स कैसे यूज होते हैं इन क्वेश्चंस में। सबसे पहली चीज़ ये देखो, सिटिंग अरेंजमेंट जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं बताऊंगा टोटल 3 वैरायटीज होती हैं, सर्कल वाले क्वेश्चंस, रो वाले क्वेश्चंस और स्क्वायर वाले क्वेश्चंस। अब स्क्वायर की जगह पेंटागन दे दें या हेक्सागन दे दें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो उसमें फिर कौन सी वैरायटीज होती हैं सर्कल में, इन वाले, आउट वाले, या सम इन सम आउट। वैसे रो में सिंगल रो वाले, डबल रो वाले, सिंगल रो में कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, तो डबल रो में भी कुछ नॉर्थ कुछ साउथ। तो वहां से वैसे देखो, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है इंट्रोडक्शन पार्ट इसका, बाकी जो कंडीशंस हैं वो पूरी डिटेल में लिखी हैं। बोला गया था क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2015 जिस साल IBPS PO का प्रीलिम्स इंट्रोड्यूस हुआ था, उस साल का जो PO का पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ये मैं आपको सिखाता हूँ। बोला गया था उस क्वेश्चन में कि ABCDE 5 आदमी हैं जो एक लाइन में बैठे हैं दक्षिण की तरफ चेहरा करके, और MNOPQ 5 औरतें हैं जो एक दूसरी लाइन में बैठी हैं नॉर्थ की तरफ चेहरा करके, और ये दोनों फेस टू फेस ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ये चीजें मेंशन थी क्वेश्चन में। सो मैं जानता हूं यहां पे कि 5 लोग हैं ऐसे जिनका फेस है साउथ की तरफ, ठीक, और 5 लोग हैं ऐसे, 5 विमेन जिनका फेस है नॉर्थ की तरफ। अब ये 5 हैं ए से लेके ई तक के लोग, ठीक है, ऑब्वियसली सीक्वेंस में नहीं है, ए से लेके ई तक के हैं इन 5 में, और एम से लेकर क्यू तक की 5 वुमेन हैं इनमें।
अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे जो मेन फिगर में फिट कर पाए उसे करेंगे। जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट आपका शुरू करूंगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि जो भी कंडीशंस मेन फिगर में डायरेक्ट पुट हो सकती हैं उन्हें डायरेक्ट पुट करते हैं, और जो डायरेक्ट पुट नहीं हो सकती उन स्टेटमेंट को फिगर की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी माइनर फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हम फिगर पढ़ के वो लैंग्वेज समझ जाएं कि क्या लिखा गया स्क्रीन पे। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप पढ़ के मेन फिगर में चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे तो लेंथी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस कभी भी आपसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के नहीं हो पाएंगे जल्दी। सो इस क्वेश्चन से मैं थोड़ी बहुत आपको उस चीज़ का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले कहा गया है बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज ऑपोजिट टू क्यू। ये जो बी है ये डी के लेफ्ट साइड, इमीडिएट लेफ्ट साइड है और ऑपोजिट टू क्यू है। मैं जानता हूं बी ऊपर वाला है, तो यहाँ पे बी और डी ऊपर वाले हैं, तो राइट लेफ्ट इनके अकॉर्डिंग बनाना है। अब बताओ, बच्चे को पता होना चाहिए ना, जब किसी का फेस साउथ में होता है तो उसके अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट अलग है, इसका राइट ये है और इसके राइट में कोई है ही नहीं। और जब फेस नॉर्थ में होता है तो राइट लेफ्ट अलग होते हैं, तो ये डायरेक्शन का ही तो पार्ट हुआ ना, मतलब बेसिक तो हुआ ही ना डायरेक्शन का। अब देखो यहाँ पे आगे, अब मैं यहाँ पे मेन फिगर में पुट नहीं कर सकता स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता इन पांचों में से बी कहाँ पर है। सो मैंने क्या किया, मैंने इसकी एक माइनर फिगर बना ली, छोटी सी फिगर बना ली, ताकि जब मैं क्वेश्चन में करूं, मेन फिगर में इनपुट करूं, पुट करूं चीज़ों को, तो मुझे फिर से लाइन पढ़नी ना पड़े। मैंने कहा बी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो जहाँ पे भी डी होगा, जहाँ पे भी डी होगा उसके नेक्स्ट है बी, बीच में कोई नहीं, और इस बी के ऑपोजिट कौन है? क्यू। तो जहाँ पे भी क्यू आएगा उसके ऑपोजिट में बी होगी, पहली लाइन की फिगर। फिर बोला है सी एंड एन आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर। याद रखना स्टूडेंट, जब ये ऐसे, ये जो सिनेरियो होता है, जनरली इस तरह के क्वेश्चन में टोटल 10 ही लोग होते हैं, 5 हमेशा बैठते हैं साउथ की तरफ फेस करके और 5 नॉर्थ की तरफ। जब वो डायगनली ऑपोजिट बोलेगा ना तो बच्चों को डाउट होता है कि सर ये और ये, क्या ये दो लोग डायगनली ऑपोजिट हो सकते हैं? जी नहीं। याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा डायगनली ऑपोजिट में एक्सट्रीम एंड्स वाले लोग लेना, ठीक है। डायगनली ऑपोजिट का मतलब विकर्ण में विपरीत बैठे हैं। अब विकर्ण में विपरीत बैठे हैं कौन? सी और एन। तो सी हम जानते हैं ऊपर वाला है और एन नीचे वाला है, तो मैंने बना लिया, अगर सी यहाँ होगा तो n यहाँ होगा, और अगर c डैश यहाँ होगा तो n डैश यहाँ होगा, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। सो हमारी सेकेंड लाइन यहाँ पे फिट हो गई। फिर कहा गया है E जो है, E इज ऑपोजिट टू O, और वो O खुद, ये हो देखो कैसे इनडायरेक्ट लिखी है ना, सारी लैंग्वेज इनडायरेक्ट लिखी है। E इज ऑपोजिट टू O हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M। जहाँ पे भी M है, जहाँ पे भी M है, इसके इमीडिएट राइट कौन है? O। इसके इमीडिएट राइट है O, और ये O किसके ऑपोजिट है? E के। पहली लाइन, दूसरी लाइन फिट, तीसरी लाइन की फिगर ड्रॉ हो गई। उसके बाद अगली देखो, अगली लाइन कहा गया है P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q इज ऑपोजिट टू D। ध्यान से देखो, P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू बना हुआ है, इज ऑपोजिट टू डी। अगर ये लाइन नहीं बोलते इज ऑपोजिट टू डी तो डेफिनेटली ये फिर भी ठीक हो ही जाता। पी कहाँ है? जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे है पी। ठीक, लास्ट लाइन देखो, लास्ट इतना स्लो मैं समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ, वरना लाइन पढ़ते ही ये फिगर बन जाती हैं और एज इट इज यहाँ पे फिट हो जाती हैं। M इज एट वन एंड ऑफ द लाइन। अब आप ध्यान से देखो, जब M के दाएं ओर कोई इंसान बैठा है तो इस एंड पे तो M नहीं हो सकता, इसका मतलब पक्का M कहाँ है? पक्का M यहाँ है। अगर M यहाँ पर है तो ये क्या हो गए? गलत हो गए। ये C और N क्या हो गए? रॉन्ग। और ये C और N क्या हो गए? करेक्ट हो गए। ये आ गया C, ये आ गया N, M आ गया यहाँ पे। अब M के राइट साइड कौन है? इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट है O। O के ऑपोजिट कौन है? O के ऑपोजिट है E। अब यहाँ पे तो N है ही, बीच में 2 लोग बचे हैं और 2 लोगों की हमें पोजीशन भी पता है। ये हो गया P, ये हो गया Q, N ऑलरेडी यहाँ पर है और P Q के ऑपोजिट में है D, B, तो एक इंसान बचा, वो आ गया A। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आप देखो कितने आराम से मैंने हर एक लाइन पढ़ी।
यहाँ पे जो फिट हो सकता था हुआ, जैसे CN थे, जो नहीं हो सकता था उन्हें रफ शीट पे ड्रॉ कर लिया, छोटी छोटी माइनर फिगर्स बना ली और वो माइनर फिगर्स ने मुझे अल्टीमेटली मेन फिगर बना के दे दी। सो यहाँ पे बच्चे को पता होना चाहिए कि जब साउथ में होता है कोई पर्सन तो राइट लेफ्ट उसके अकॉर्डिंग, जब कोई नॉर्थ में होता है तो राइट लेफ्ट उसके अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक्स एंड डायरेक्शन के जो इनडायरेक्टली यूज होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है डायरेक्शन टेस्ट में, जिसे कहते हैं परछाई वाला कंसेप्ट, शेडो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार शेडो के भी, तो जल्दी से उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो शेडो वाले क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी इन क्वेश्चन में कोई पर्सन जब अपने घर से निकलता है, या तो वो मॉर्निंग में निकलता है या इवनिंग में, या फिर वो AM पे निकलता है या PM पे निकलता है। अगर हम वो कहते हैं कि एक पर्सन है वो सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, तो याद रखना वो कहीं पे भी जा रहा है, किसी भी काम से जा रहा है, उस समय जो सन है वो होगा ईस्ट की तरफ, और अगर वो शाम को या PM पे निकलता है तो सन होगा वेस्ट की तरफ। अगर वो कहते हैं कि एक पर्सन अपने घर से 11:45 AM पे निकला, तो ये ज़्यादा दिमाग मत चलाना कि ऐसे सूरज चल रहा होगा, धरती ऐसे चल रही थी तो यहाँ सूरज पहुँच गया नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ऐसा मत करना, बहुत सिंपल सी बात है। परछाइयों वाले क्वेश्चन में सन सिर्फ 2 डायरेक्शंस में होता है, या तो ईस्ट में या वेस्ट में। मॉर्निंग या AM मेंशन है तो सन ईस्ट में है, इवनिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मॉर्निंग या AM मेंशन है तो ये जो सूर्य देवता हैं हमारे, जो सबको रोशन करते हैं, वो होते हैं उस समय ईस्ट में। और अगर कोई भी पर्सन इवनिंग या PM पे निकलता है तो सन होता है वेस्ट में। बस अब आगे देखो, अगर मैं कहता हूँ कि एक पर्सन सुबह, ठीक है, कोई लड़का है राज, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला। जब वो मॉर्निंग वॉक पे निकला तो उसने देखा उसकी परछाई उसके राइट हैंड साइड पड़ रही थी, तो बताओ उसका फेस कहाँ पर है। अब मैं जानता हूँ कि कोई पर्सन जब मॉर्निंग वॉक पे अपने घर से निकला तो उस समय सन होगा ईस्ट में। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है, वो ये, कभी भी अगर कोई भी चीज़, चाहे वो पर्सन है, जानवर है, पेड़ है, पिलर है, रिवर है, कुछ भी है, ठीक है, फ्लाईओवर है, कुछ भी, अगर किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ की परछाई उसके राइट या उसके लेफ्ट पड़ती है तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर वो पर्सन या तो साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहा हो या फिर नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा हो। क्योंकि अगर वो नॉर्थ या साउथ में जाएगा तो ही उसकी परछाई राइट या लेफ्ट में पड़ेगी, क्योंकि अगर वो ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ जाएगा तो उसकी परछाई तो अहेड या बिहाइंड पड़ेंगी ना, क्योंकि सन तो फिक्स है, सन या तो ईस्ट में है या सन वेस्ट में है। सपोज सन ईस्ट में है, कोई पर्सन अगर ईस्ट की ही डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी शैडो इसके पीछे पड़ेगी, बिहाइंड पड़ेगी। और सपोज अगर सन हमारा वेस्ट में है और कोई पर्सन उसके उस वक्त पे इस तरफ ट्रेवल करता है ईस्ट में, तो उसकी परछाई उसके अहेड पड़ेगी। तो याद रखना, अगर किसी भी पर्सन की परछाई अहेड या बिहाइंड पड़ती है तो उसकी डायरेक्शन या तो ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है। पर अगर किसी भी पर्सन की परछाई लेफ्ट या राइट में पड़ती है तो या तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है। इसके अलावा कोई सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करता। यू हैव माई वर्ड्स। और याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा शैडो का तो ऑलवेज पर्सन्स की परछाई चाहे 2 है चाहे 1 है, हमेशा या तो लेफ्ट पड़ती है या राइट पड़ती है। तो सबसे पहले आप देखना कि परछाई राइट या लेफ्ट पड़ रही है, आपको पता चल जाएगा। आपको सिर्फ 2 वर्ड्स की तरफ ध्यान देना है। फिर से सुनो, सिर्फ 2 वर्ड्स की तरफ। सबसे पहले ये कि वो पर्सन मॉर्निंग में निकला या AM पे निकला, ताकि आपको सन का पता चल जाए। इवनिंग में निकला या PM पे निकला, ठीक है, सिर्फ एक शब्द की तरफ ध्यान दिया, सन का पता चल गया। उसके बाद देखना है कि परछाई लेफ्ट साइड पड़ती है या राइट साइड पड़ती है। अगर लेफ्ट या राइट पड़ती है तो उसमें जो भी लोग हैं या तो वो सिर्फ नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करते हैं या साउथ की तरफ ट्रेवल करते हैं। और सपोज अगर किसी इंसान की परछाई उसके अहेड या उसके बिहाइंड यानी उसके आगे या उसके पीछे पड़ती है, यानी उस क्वेश्चन में जो लोग हैं या तो ईस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं या वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने कहा था राज मॉर्निंग वॉक पे निकला। मॉर्निंग वॉक पे निकला तो सन था ईस्ट में।
अब परछाई के साथ मेंशन था कि परछाई राइट साइड पड़ती है, तो पहली बात चलो परछाई नहीं है, मुझे बस इतना पता है राइट या लेफ्ट मेंशन है, तो या तो वो साउथ की तरफ जा रहा है, या तो ये है राज, या वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब इन दोनों एरोज की परछाई ऑपोजिट टू सन पड़ेगी, ठीक। अगर ये राज है तो इसका मतलब उसकी परछाई लेफ्ट साइड है और नॉर्थ की तरफ फेस है। अगर ये राज है तो परछाई राइट साइड है फेस के मुताबिक और फेस साउथ में है। क्वेश्चन सुनो, मैंने कहा कि राज मॉर्निंग वॉक पे निकला और उसने देखा उसकी परछाई उसके राइट हैंड साइड है। अगर राइट हैंड साइड है तो ये है राज, तो उसका फेस कहाँ है, फेस है साउथ में। अगर मैं कहता उसकी परछाई उसके लेफ्ट हैंड साइड पड़ रही थी, फेस कहाँ है, तो आप कहते सर नॉर्थ में। समझा। अब इसी लैंग्वेज को बच्चों मैं दो पर्सन्स में कराता हूं, ध्यान से देखो। मैंने कहा मोनिका एक बार मंडे मार्केट जा रही थी शाम के 4 बजे। जब मोनिका मंडे मार्केट जा रही थी शाम के 4 बजे, तो इसका मतलब सन कहाँ था, सन था वेस्ट में। अब मैंने देख लिया कि क्वेश्चन में लेफ्ट राइट शामिल है परछाई के लिए, तो सिर्फ दो ही एरो पॉसिबल है, या तो राइट या लेफ्ट, ठीक है, वो या तो नॉर्थ वाला या साउथ वाला। अब इन दोनों एरोज की परछाई ऑपोजिट टू सन पड़ेगी ऑब्वियसली। अब सुनो क्वेश्चन। एक बार मोनिका मंडे मार्केट जा रही थी शाम के 4 बजे। वैसे तो मंडे मार्केट शाम को लगता है पता होगा, पर हो सकता है साउथ इंडियंस को पता ना हो, इसलिए वो टाइम मेंशन कर देंगे। सो मंडे मार्केट जा रही थी शाम के 4 बजे, तो उसके सामने उसकी फ्रेंड सुजाता आ गई, ठीक है। मोनिका के सामने उसकी फ्रेंड सुजाता आ गई। अब वो फेस टू फेस खड़े होके एक दूसरे से बातें करने लग गए। बातें करते वक्त मोनिका ने ध्यान दिया कि सुजाता की परछाई, बात करते वक्त मोनिका ने ध्यान दिया कि सुजाता की जो परछाई है, शैडो है, वो सुजाता के राइट साइड पड़ रही है। बात करते समय ध्यान दिया मोनिका ने कि सुजाता की परछाई सुजाता के राइट साइड पड़ रही है। तो बताओ मोनिका का फेस कौन सी तरफ है। अब मैं जानता हूं यही दो हैं, इन्हीं में से एक है मोनिका, इन्हीं में से एक है सुजाता। तो क्वेश्चन में लिखा था कि सुजाता की परछाई सुजाता के राइट साइड पड़ रही है, इस एरो की परछाई पड़ रही है इसके राइट साइड। इसका मतलब ये एरो कौन है, ये एरो है सुजाता। अगर ये एरो सुजाता है तो बची हुई कौन है, ये हो गई मोनिका। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो इसमें वो हमसे कुछ भी पूछे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया मोनिका का फेस कहाँ है, हमने कहा साउथ में, सुजाता का फेस कहाँ है, हमने कहा नॉर्थ में। सो ये है स्टूडेंट्स कंप्लीट कंसेप्ट शैडो का। मैं आपको गारंटी देता हूँ शैडो के क्वेश्चन में इससे बाहर कुछ नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट राइट की जगह अहेड बिहाइंड आ सकता है। जल्दी से लास्ट अहेड बिहाइंड का सुन लो। अगर कोई पर्सन मॉर्निंग में घर से निकला और यहाँ पे होगा सन ईस्ट में, परछाई के साथ अहेड बिहाइंड है, तो या तो बस इस तरफ जाएगा या इस तरफ। अब मैंने कहा कि एक लड़का था अजय, वो मॉर्निंग वॉक पर निकला तो उसने देखा उसकी परछाई उसकी पीठ की तरफ पड़ रही है, यानी कि बैक साइड यानी कि बिहाइंड पड़ रही है। तो मैं जानता हूँ इस एरो की परछाई, ये जो एरो है इस एरो की परछाई इसके है बिहाइंड, और ये जो एरो है इसकी परछाई इसके है अहेड। अगर किसी की परछाई अहेड पड़ रही है तो ये पर्सन बनेगा, बिहाइंड बन रही है तो ये पर्सन बनेगा। मैंने कहा अजय की परछाई अजय के बिहाइंड पड़ रही है जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकला। मॉर्निंग वॉक पे सन है ईस्ट पे, परछाई बिहाइंड पड़ रही है, यानी ये वाला पर्सन है अजय। तो मैंने कहा अजय का फेस कहाँ है, तो आपने कहा सर ईस्ट की तरफ। कंप्लीट। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो क्वेश्चन बुक बोलेंगे राइट लेफ्ट मॉर्निंग इवनिंग, सबसे पहले मॉर्निंग इवनिंग में सन आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर राइट लेफ्ट है तो दो एरो ऐसे बन जाएंगे, फिर आप देखोगे किसके लेफ्ट पड़ रही है, जिसके लेफ्ट पड़ रही है वो पर्सन वो बन जाएगा और बचा हुआ पर्सन दूसरा बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इस कंसेप्ट के साथ हमारा कंप्लीट होता है डायरेक्शन टेस्ट। ये एक नॉर्मल टॉपिक था बट मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया ताकि सारे एग्जाम्स कवर हो जाएं। अब आप एसएससी दो, रेलवे दो, इंटेलिजेंस ब्यूरो दो, फूड कॉर्पोरेशन दो, कोई भी एग्जाम दो, डीएसएसबी का दो, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, सेबी का एग्जाम दो, उसमें जो भी क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट का आएगा
छोटा बड़ा मोटा पतला सस्ता महंगा कैसा भी क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वो आपसे हो जाएगा। सो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अमेजिंग चैप्टर के साथ जिसमें काफ़ी कुछ हो सीखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।